बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बट आज हम चैप्टर नंबर 23 का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जीन सीक्वेंसिंग और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कैसे लेते हैं और किन किन ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए हम इन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो जीन सीक्वेंसिंग क्या है। 1970s में एक मेथड या बहुत सारे मेथड्स डेवलप किए गए थे जिनमें हम डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको पता लगा सकते थे। यानी कि आपके पास जो पीस ऑफ डीएनए है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया है या डीएनए का जो भी फ्रेगमेंट लिया है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसको पता लगाने के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए गए थे 1970s में। अब डीएनए फ्रेगमेंट आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का ले सकते हो। इट मीन्स कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए फ्रेगमेंट ले रहे हो उसके न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस आपने पता लगाना है। तो इन मेथड्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या था या इन मेथड्स के बेसिक स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले आपने डिफरेंट साइजेस के डीएनए के पीसेस लेने हैं। ठीक है, जनरेट करने का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। आपने पीस ऑफ डीएनए प्रोड्यूस करना है या प्रोड्यूस करने हैं जो डिफरेंट साइजेस के होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 10 डीएनए के पीसेस ले रहे हैं तो इट मीन्स उन सब का साइज़ डिफरेंट होगा, उन सब का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन यानी कि वो सब सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, लेकिन उनका एंडिंग जो होगी यानी कि जहाँ पे वो ख़त्म हो रहे हैं उन पीसीस की या जो साइज़ आपने लिया है, डिफरेंट साइजेस के आपने पीस ऑफ डीएनए लिए हैं, उनका एंडिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको हम आगे मैक्सिमम गिलबर्ट जो मेथड्स आगे दिए गए हैं उन मेथड्स में क्लियर आउट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो हमने डीएनए के डिफरेंट पीसेस लिए हैं डिफरेंट साइजेस के लिहाज से, उनको हमने एग्रोज जेल के ऊपर सेपरेट करना है। बेसिकली ये जेल है जो हम बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के दौरान यूज़ करते हैं डीएनए के डिफरेंट साइजेस के पीसेस को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद हमने जब जेल के ज़रिए या जेल की हेल्प से हमने जब उन डिफरेंट पीसेस को डिफरेंट साइजेस के डीएनए पीसेस को सेपरेट किया है, फिर हमने उसके अंदर जो सीक्वेंस है उस जेल से उस सीक्वेंस को स्टडी करना है कि जैसे हमारे पास 4 पीसेस हैं या हमारे पास 10 पीसेस हैं डीएनए के डिफरेंट साइजेस के, उन सब के अंदर उन 10 के 10 डीएनए के अंदर सीक्वेंस कैसा है। ठीक है, अब इसमें मेथड्स कौन कौन से आते हैं। इसमें बेसिकली 2 मेथड्स दिए गए हैं आपके सिलेबस या आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक है सैंगर्स मेथड और दूसरा है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। सैंगर्स मेथड क्या था, सैंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यानी कि जीन सीक्वेंसिंग के लिए उसने एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया था जिसका नाम था डाईडीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। डाईडीऑक्सी, एज यू नो, डीऑक्सी हम डीएनए के लिए टर्म यूज़ करते हैं, डीऑक्सी राइबोस के लिए टर्म यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें राइबोस में और डीऑक्सी राइबोस में क्या डिफरेंस है। राइबोस में ऑक्सीजन की क्वांटिटी या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंप्लीट है, जबकि डीऑक्सी यानी कि जो डीएनए की शुगर है उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम सेकंड कार्बन पे मिसिंग होता है। अब यहाँ पे डाई का मतलब क्या होगा, डाई मीन्स 2। ठीक है, डाई का मतलब होता है 2, डीऑक्सी का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इट मीन्स कि ये वो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है ये बेसिकली, जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की आप नेमिंग किस बेस पे करते हो। जिस तरह की नाइट्रोजनस बेस उसके अंदर मौजूद होगी आप वही नाम उसको देते हो। जैसे अगर हम कह रही हूँ, जैसे हम ये कहते हैं कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, बेस कौन सी है, एडिनोसिन, एडेनिन है। ठीक है, उसी तरह से मैं कहती हूँ कि GTP ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, कौन सी बेस है, ग्वानिन इज़ द नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सैंगर ने यूज़ किया था वो बेसिकली इन बेसिस के बेस पे ही था कि उनकी नेमिंग जो है इन बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पे ही नेमिंग की गई थी। ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड क्यों यूज़ किया गया था, डीएनए सिंथेसिस को डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट पॉइंट्स पे टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। डीएनए के सिंथेसिस मतलब डीएनए की कॉपी हो रही है, डीएनए बन रहा है, और नया डीएनए कब बनता है, जब रेप्लिकेशन होती है। तो डीएनए एज अ सैंपल आपने लेना है, उसमें आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे या डिफरेंट साइट्स पे आपने मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करने हैं, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइट्स पे डीएनए की टर्मिनेशन होगी और आपके पास डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट पीसीज आ जाएंगे डीएनए के। इस मेथड को हम सैंगर्स मेथड और हम इसको डाईडीऑक्सी मेथड भी कहते हैं। सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड था मैक्सम गिलबर्ट मेथड। इस मेथड में क्या किया गया था, इस मेथड में डीएनए थ्रेड्स या डीएनए पीसेस को केमिकली कट किया गया था डिफरेंट साइजेस में। ठीक है, यानी कि आपने डीएनए थ्रेड जो है या डीएनए का पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, आपने उनको पीसीज में कट किया था, लेकिन वो सारे पीसीज एक साइज़ के नहीं थे, डिफरेंट साइजेस के, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। यानी कि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन वो ख़त्म या एंड जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे हो रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ सैंगर मेथड का एक सीक्वेंस के लिहाज से आपको समझाने के लिए एक इमेज ऐड कर रही हूँ। सैंगर मेथड में यहाँ पे DDNTP का नाम लिखा हुआ है। ये DDNTP क्या है, डाईडीऑक्सी
डाईडिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आपको बता रहे हैं। जैसे हमने रेप्लिकेशन में आप पढ़ते हो, हमें रेप्लिकेशन में एक डीएनए चाहिए जिसकी कॉपी हमने करवानी है, हमें प्राइमर चाहिए, हमें एंजाइम्स चाहिए। उसी तरह से जब भी आप कॉपीज़ की बात करें, आप जीन की कॉपी की बात कर रहे हो, आप डीएनए की कॉपी की बात करें, इट मीन्स रिक्वायरमेंट्स वैसी हैं, क्योंकि लेकिन सिर्फ काम क्या है कि ये लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। टेम्पलेट क्या होगा? डीएनए का एक पीस या जो फ्रेगमेंट जिसकी आप कॉपी करवाना चाह रहे हो। सेकेंडली हमें प्राइमर रिक्वायर्ड है जो डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि उसकी कॉपी करवाना स्टार्ट करवाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 बेसिस मौजूद हैं, C, G, T एंड A, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 3 एंड। अब यहाँ पे अगर हम इनके साथ एक G बेस की बेस पे, ठीक है, गवानिन बेस पे, एक एडेनिन बेस, एक थायमिन बेस, एक साइटोसिन बेस की, इन चारों बेसिस के लिहाज से अगर हम 4 मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देंगे तो जहाँ पर वो न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड करेगा होने वाले डीएनए के साथ, वहीं पे डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। जैसे कंसिडर अगर मैं कहा कि डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हुई है, पहला DD एंड TP जो आया वो DD GTP आके बाइंड कर गया, इट मीन्स कि इस पॉइंट पे टर्मिनेशन हो जाएगी। उसी तरह से अगर ATP वाला यानी कि DD ATP वाला आके कनेक्ट हुआ है तो टर्मिनेशन पॉइंट क्या होगा? दिस A विल बी द टर्मिनेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे उसके ऑपोजिट मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड कर गया। इसी तरह से T और C के केस में होता है। इसको हम सैंगर्स मेथड कहते हैं। सिर्फ इसमें एक नई चीज़ क्या ऐड की गई है? मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड ऐड किया गया। क्यों? डीएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे। जब भी हम जीन सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस की बात करते हैं तो डीएनए सीक्वेंस की स्टोरेज और रिकॉर्ड भी है, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का जीन या डीएनए सीक्वेंस किया गया है उसको प्रॉपरली पावरफुल कंप्यूटर्स में की निस्बत उसका स्टोरेज, उसका रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए उसको स्टोर किया जाता है। डीएनए सीक्वेंस की जो इन्फॉर्मेशन है या उसके वॉल्यूम की जब बात करते हो वो इतना बड़ा होता है कि एक पावरफुल कंप्यूटर की निस्बत उसकी जो स्टोरेज प्लेस है या उसको एनालाइज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पावरफुल कंप्यूटर्स जो है उसको पावरफुल कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उस सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, उस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एक रिकॉर्ड के तौर पे उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। कम्प्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। रोबोटिक डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, रिएजेंट्स को मिक्स किए जाते हैं। देन जितना भी सारा प्रोसेस है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं फ्रॉम द जेल, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में उसको रन किया जाता है, उसको लोड किया जाता है, और जैसे ही वो सीक्वेंस नज़र आना शुरू होता है उसको रीड करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारा काम जो है इट इज़ बेसिकली फैसिलिटेटेड बाय टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स जो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक पर एक लेबल्ड होता है, एक डिफरेंट कलर्ड डाई के साथ उसको लेबल किया जाता है, फ्लोरेसेंट डाई के साथ उसको लेबल किया जाता है, और सबकी लेबलिंग जो है वो डिफरेंट कलर से होती है, यानी कि सेम डाई यूज़ नहीं होगा। जैसे अभी पीछे आपको इमेज दिखाई, उसमें आपने देखा कहीं पे ब्लू कलर आ रहा है, कहीं पे ग्रीन कलर आ रहा है, कहीं पे येलो है, कहीं पे रेड है। तो इसी तरह से जब आप सीक्वेंसिंग करते हो और जहाँ पे आप डिफरेंट साइजेस को अपने मेयर या कहने के मार्क करना होता है, तो वहाँ पे हम डिफरेंट कलर के डाइज यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट डाइज यूज़ होते हैं इन टेक्निक्स में। तो जो आपने यहाँ पे जो सीक्वेंस आपने लेना है कि डीएनए सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हमने कहा ऑटोमेटेड है, रोबोटिक डिवाइसेस यूज़ की जा रही है, रिएजेंट्स को मिक्स किया जा रहा है, हमारे पास सीक्वेंस आ गया, हम सीक्वेंस को रीड आउट कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस के ऑर्डर को चेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये सारा काम जो है एक चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, और हर चेन को एक लेबल किया जाता है, एक प्रॉपर लेबलिंग उसको दी जाती है, लेकिन किसके साथ? डिफरेंट कलर्ड फ्लोरेसेंट डाई के साथ, उसको उस डाई के साथ, उस कलरफुल डाई के साथ उसको आपने लेबल करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 4 बेसिस होती हैं। ठीक है, तो डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, तो ये 4 के 4 सिंथेसिस रिएक्शंस जो है वो एक ही सेम टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जो बाद में प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको आप जेल के हेल्प से आप उन सारे प्रोडक्ट्स को सेपरेट करते हो। अब कलर रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? जेल के बॉटम पोर्शन में, ठीक है, जहाँ पे जेल कहने की टेस्ट ट्यूब का, जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बना रही हूँ, यहाँ पे हमने एक जेल प्लेस की है, उसके अंदर हमारा डीएनए जो है वो स्टोर किया गया। अब जो जेल का बॉटम पोर्शन होगा, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया जाता है, एक डिटेक्टर पोजीशन किया जाता है, लगाया जाता है, जो बेसिकली कलर को रीड भी करेगा और कलर को रिकॉर्ड भी करेगा। किसके कलर को? जो फ्लोरेसेंट हमने लेबल के तौर पे वहाँ पे ऐड किया था, फ्लोरेसेंट डाई ऐड किया था, वो डाई क्या करेगा? डीएनए का जोन सा बैंड नज़र आएगा, 1 बैंड नज़र आ रहा है, 2 बैंड नज़र आ रहे हैं, 4 बैंड्स नज़र आ रहे हैं,
उन बैंड्स पे एक लेबलिंग आ जाती है, फ्लोरेसेंट डाई की लेबलिंग आ जाती है। तो जो हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगाया होता है जेल के बॉटम पोर्शन में, वो डिटेक्टर उस बैंड के कलर को बेसिकली फ्लोरेसेंट लेबल को रीड भी कर रहा होता है और रिकॉर्ड भी कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्यूटर का काम स्टार्ट होता है कि वहाँ पे कंप्यूटर जो है उसको रीड करता है और जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आता है उसको स्टोर करना शुरू करता है। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी कि जो हम जीन सीक्वेंसिंग करते हैं या हम जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे कि हमने कहा कि डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होता है, डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसमें। तो इट मीन्स के अगर हम डीएनए सीक्वेंसिंग के एप्लीकेशंस के लिहाज से देखें तो हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिजम्स का जिनोम या उसका डीएनए या उसका जीन जो है वो सीक्वेंस हो चुका है। जैसे हम प्लांट क्लोरोप्लास्ट की बात करें, उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है, जो उसका प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जिनोम है उसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी हुई है, ठीक है। एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया की, बैक्टीरिया की, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यीस्ट जो हैं, निमाटोड की, ड्रोसोफिला की, इवन अरेबिडोप्सिस अ मॉडल प्लांट की बहुत सारे आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस या डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिहाज से या और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जिनको प्लांट्स में स्टडी किया जाता है, वो उसके लिए अरेबिडोप्सिस एज अ मॉडल प्लांट एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा माउस और ह्यूमंस के डीएनए या जिनोम को सीक्वेंस किया जा चुका हुआ है। ह्यूमंस का जिनोम भी सीक्वेंस किया जा चुका हुआ है, उसकी बहुत सारी पब्लिकेशंस भी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट नाउ हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को इस तरह से प्रॉपर डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसके अलावा ह्यूमंस के जो बहुत सारे पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मतलब जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं, उनका भी कंप्लीट जिनोम जो है वो सीक्वेंस की फॉर्म में, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस जो है हमारे पास मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। जैसे कि मैंने बताया बेटा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडिंग नहीं है, तो आपने किसी भी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से तैयार नहीं करना और ना ही आपने उसकी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है बेटा, वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बेस पे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह को डिस्कस करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि हम डिफाइन कर चुके हैं पहले भी, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनके सिस्टम्स को, उनके प्रोसेसेस को यूटिलाइज करते हो, लेकिन ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए, उनकी मैनकाइंड के बेनिफिट्स के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए। जैसे इसमें हमने सिंपल सी एग्जांपल दी थी, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो करवाई जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट्स जिनको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्रोड्यूस करवाते हैं, बनाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कहते हैं। द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करवाते हो। जैसे हमारे पास एक वीट प्लांट है, उसके अंदर उसका खुद का डीएनए भी होगा और आप एक फॉरेन डीएनए भी इंक्लूड करवाओगे, उसके अंदर इनोकुलेट करवाओगे ताकि आपको उससे अच्छी यील्ड मिल सके, ठीक है। राइट नाउ हमारे पास वीट की, राइस की, कॉर्न की बहुत सारी वेराइटीज़ मौजूद हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करवाई गई हैं। क्यों मॉडिफाइड करवाई गई हैं, ताकि उनसे हमें एक जो उनकी पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर हम फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लाइक बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड किया जा चुका है और इनसे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक इसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आता है, तो हम इसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को ही डिस्कस करेंगे। वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन, अपने खुद के डीएनए, अपने खुद के जीन के अलावा उनका फॉरेन डीएनए, जिनके अंदर ये फॉरेन जीन मौजूद होगा, तो ऐसे बैक्टीरिया को आप ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ये वो जीन कैरी करते हैं जो किसी दूसरे सोर्स से मिलता है, लेकिन उस जीन को बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है, डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट बनाने के लिए, एट लार्ज स्केल, एट कमर्शियल बेसिस, ठीक है। यानी कि आपने एक बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, आपने उसके अंदर वो जीन डाला है, वो जीन इंसर्ट करवाया है जो आपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया था। किस लिए, उस जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे हम इंसुलिन की एग्जांपल दे सकते हैं, जो हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं या यूज़ करते आ रहे हैं। इंसुलिन जीन आप लेते हो एनिमल से, ठीक है, आप उसको इनोकुलेट करवाते हो एक होस्ट के अंदर। वो होस्ट कौन सा होता है, वो होस्ट होता है बैक्टीरिया। वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, वो जितनी बार अपनी कॉपीज़ बनाएगा, जितनी बार बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड होंगे, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, उसके अंदर वो जीन जो है वो कॉपी होता जाएगा।
जब वो बहुत सारी कॉपीज़ आपके पास बन जाती हैं, आप उस जीन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से इंसुलिन प्रोड्यूस करवा लेते हो। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है बैक्टीरिया को। इन बैक्टीरिया के अंदर वो जीन मौजूद होगा जो किसी दूसरे सोर्स से आया है। वो जीन कौन सा है, आपने उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, वो डिज़ायर्ड जीन होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसको हम लार्ज स्केल पे यानी कि कमर्शियल बेसिस पे इस पर हम काम करते हैं। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज वैट्स मतलब लार्ज टैंकर्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको हम बायो रिएक्टर्स कहते हैं। तो ये टैंकर्स जो हैं बेसिकली ये बायो रिएक्टर्स ही हैं। तो अगर फॉरेन जीन रेप्लिकेट हो रहा है, एक्टिवली एक्सप्रेस हो रहा है, इट मीन्स कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए जीन का, हमें इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास वो प्रोटीन प्रोडक्ट जो हम इजीली ले सकते हैं। तो फॉरेन जीन हमारे पास था इंसुलिन जीन था, जो हमने एक एनिमल से निकाला था। उसकी रेप्लिकेशन हुई होस्ट यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक्टिवली वो एक्सप्रेस हो रहा है। उसके रिजल्ट में आपको एक्टिवली प्रोटीन मिल रही है, और वो प्रोटीन क्या है? इंसुलिन मिल रही है, यानी कि वो उस जीन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टू दिस प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ले चुके हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कौन कौन से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बनाए जा चुके हैं। सबसे पहला नाम जो भी हमने लिया, इंसुलिन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी बनाए जाते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी बनाया जाता है, हीमोफीलिया फैक्टर 8 भी बनाया जाता है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बनाई जाती है। और उसके अलावा ये प्लांट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी यूटिलाइज़ किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली प्लांट्स की रूट्स पर रहता है, वहाँ पे रह के आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को इनकरेज करता है। लेकिन फ्रॉम फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया इसमें आता है, यानी कि इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है। तो वो बैक्टीरिया जो प्लांट्स में नॉर्मली आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, वो बैक्टीरिया फ्रॉस्ट प्लस से फ्रॉस्ट माइनस में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को प्रमोट ना करे और प्लांट्स में बाकी एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्मली हों। तो हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? हमारे पास बेसिक प्रोडक्ट्स ये सारे बताए गए हैं। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ जो आपके लिए बताई गई है, वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे समटाइम्स होता है कि क्लॉट की वजह से स्ट्रोक्स होते हैं, लाइक हैमरेज हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उन केसेस में अगर ब्लड क्लॉटिंग है वेन्स में, ब्लड वेसल्स में, कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग है, तो उसको उस क्लॉट को जो खून जम जाता है उसका, या खून के जमने से जो क्लॉट बनता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये प्रोटीन यूज़ की जाती है। तो ये प्रोटीन भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के तौर पर हम इसको बना सकते हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो इंसेक्ट टॉक्सिन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, नहीं कि बैक्टीरियम जो नॉर्मली किसी प्लांट लाइक कॉर्न प्लांट्स हैं उनकी रूट्स पे कॉलोनाइज कर रहे होते हैं, उनमें उनकी रूट्स पे उन कॉर्न प्लांट्स की रूट पर रह रहे होते हैं, उनमें ये कहा जाता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे जीन्स बनाते हैं, उनके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो बेसिकली कोड करते हैं इंसेक्ट टॉक्सिन के लिए। वो टॉक्सिन्स उन टॉक्सिन से बेसिकली रूट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। वो टॉक्सिन्स बनते भी इसीलिए हैं ताकि इंसेक्ट्स जो अपने लार्वा इनसाइड द प्लांट बॉडी रिलीज़ करते हैं, वो लार्वा प्लांट पे इफेक्ट ना कर सके। तो बैक्टीरियम जो वो इंसेक्ट टॉक्सिन के लिए कोड करते हैं। इंसेक्ट टॉक्सिन यानी कि वो केमिकल्स जो इंसेक्ट के अटैक से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये टॉक्सिन्स बेसिकली कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो हैं ये प्लांट्स को बेनिफिशियल देते हैं। ये प्रोडक्ट भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के तौर पे ही बनाया जाता है। उसके अलावा बैक्टीरिया जो है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है, ताकि बीचेस पे जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, बीचेस किसे कहा जाता है? साहिल समुंदर पर जो तफरीगाह के तौर पे लोग जहाँ पे घूमते फिरते हैं, वहाँ पे उन बीचेस को क्लीनिंग के लिए भी बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड किया जाता है। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो है एज बायोफिल्टर्स भी यूज़ होते हैं, ताकि एयरबोर्न जो हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में जो केमिकल प्लूटेंट्स मौजूद हैं उनको क्लीन अप किया जाए, हमारी एयर से वो प्लूटेंट्स रिलीज़ कर दिए जाएँ, रिमूव कर दिए जाएँ, और हमारी एयर जो है वो प्लूटेंट फ्री हो सके। जैसे कि सल्फ़र को रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सल्फ़र कैसे आता है हमारी इन्वायरमेंट में? कोल को बर्न करने से सल्फ़र को रिमूव किया जाता है कोल से। ठीक है, कोल से कैसे? ताकि उसको कोयले को जलाने से पहले जो सल्फ़र रिलीज़ होना होता है, पहले उस कोयले में से सल्फ़र को रिमूव कर दिया जाता है। उसके अलावा जो टॉक्सिक वेस्ट डंप्स होते हैं उनको क्लीन अप करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देन सुसाइड जीन्स जो हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का काम करते हैं। सुसाइड जीन्स का काम क्या होता है?
ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या कुछ बैक्टीरिया की इकसाम ऐसी होती हैं कि उनको ऐसे जीन्स दिए जाते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट के अंदर या जहाँ पे वो मौजूद है वहाँ पे टॉक्सिन लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उस लेवल को, उस टॉक्सिन को क्लीन अप करने के लिए बैक्टीरिया को ऐसे जीन्स दिए जाते हैं कि वो सारे टॉक्सिन मटेरियल को क्लीन अप कर सकें। फर्दर ऐसे बैक्टीरिया के अंदर सुसाइड जीन्स दिए जाते हैं। वो सुसाइड जीन्स बैक्टीरिया के काम होने के बाद वो सुसाइड जीन्स बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो सुसाइड जीन्स करते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। उसके अलावा बैक्टीरिया के बहुत सारे जीन्स को मैनिपुलेट यानी कि यूज़ किया जाता है, लेकिन वो वाले जीन्स जो एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, उन एंजाइम्स के लिए विच आर यूज टू कैरी सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। डिफरेंट केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट केमिकल्स की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, बैक्टीरियल जीन्स मैनिपुलेट या यूज़ किए जाते हैं उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाने के लिए। अकॉर्डिंग टू मैनी बायोकेमिस्ट, बैक्टीरिया की बहुत सारी इकसाम जो हैं वो फिनाइल एलानिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। फिनाइल एलानिन क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल है जो एस्पार्टेम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एस्पार्टेम क्या है, द डाइपेप्टाइड स्वीटनर, ठीक है, टी मिसिंग है बेटा यहाँ पे, द डाइपेप्टाइड स्वीटनर, इसको हम न्यूट्रास्वीट भी कहते हैं। एस्पार्टेम शुगर नहीं है, ठीक है, ये नॉन सेक्राइड स्वीटनर होता है जो एज अ शुगर सब्सटीट्यूट इस्तेमाल किया जाता है। ये शुगर लाइक सुक्रोज वगैरह है उनकी निस्बत 200 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है। ज़्यादातर फूड में या बेवरेजेस वगैरह जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनमें न्यूट्रास्वीट जो है एज अ स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रास्वीट क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये फिनाइल एलानिन का पॉइंट देके एस्पार्टेम का बता के तो फिर आप न्यूट्रास्वीट का बताओगे। उसके अलावा बहुत सारी माइनिंग कंपनीज जो है वो भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। माइनिंग किसे कहते हैं, माइनिंग जैसे कोयले की कान है उसकी खुदाई की जाती है कोयला निकालने के लिए, उसी तरह से बहुत सारी कानों की खुदाई की जाती है, कानकनी की जाती है, माइनिंग की जाती है बहुत सारे डिफरेंट या के वेरियस मेटल्स की को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लाइक कॉपर है, यूरेनियम है या गोल्ड वगैरह जो है, ठीक है, फ्रॉम लो ग्रेड सोर्सेज इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया को उनकी एबिलिटी की बेस पे यूटिलाइज़ किया जाता है। माइनिंग कंपनीज जो है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा बायो माइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब बायो लीचिंग के लिए। बायो लीचिंग क्या है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें इंटरेक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और मिनरल्स का, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स के दरमियान का जो इंटरेक्शन किया जाता है उसको हम बायो लीचिंग कहते हैं। तो बायोलिचिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो भी डिफरेंट माइनिंग कंपनीज जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इन कैपेबिलिटीज़ को, इन प्रोसेस को भी फर्दर इम्प्रूव कर रही हैं। तो बेटा यहाँ पे था आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में से बेटा आपने शॉर्ट जैसे बायोरिएक्टर है, देन न्यूट्रास्वीट है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ों को आपने बेटा करना है याद, क्योंकि आपके पास ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पोर्शन है और बहुत भी हो तो एमसीक्यूज़ के लिए। जैसे न्यूट्रास्वीट का एमसीक्यू भी आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ है, किसको हम न्यूट्रास्वीट कहते हैं, एस्पार्टेम को हम दूसरा नाम क्या देते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं या कहेंगे इन टॉपिक्स में जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं बेटा, इनको आप शॉर्ट के लिए और सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करोगे। इस पोर्शन में से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अप टू डेट में गिवन हैं, वहाँ से एक दफ़ा देख लीजिए, अच्छी तरह से उसको याद कर लीजिए। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।